और ये बहुत कारगर होगा आने वाले दिनों में, सुमित जी। और ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब तक क्या चल रहा था ये समझना चाहूंगा, क्योंकि 1990 के बाद से कोई नई एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदी ही नहीं गई। जी। मेरी आवाज आ रही है आप? जी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा क्योंकि मैंने खुद एयर डिफेंस में काम किया है। जी 1960s में अगर आप देखें तो हमारे पास L-60 गन हुआ करती थी। L-70 का आपने जिक्र किया। जी और तकरीबन 1980 तक हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बताया बड़े विस्तार से और बड़े तफसील से, तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो हमसे कहीं आगे था और कहीं हमसे बेहतर था और उम्दा था। उसके रीजन थे, कारण था, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो वो अपने आप को केवल एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम से ही अपने आप को डिफेंड कर सकता था। भारत के पास वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो हम वी कुड अफोर्ड दैट। उसके बाद 1990s वगैरह में आपने देखा जैसे ZU 23 mm जो ट्विन गन्स थी, तंगुश्का, और भी इस तरह के जो वेपन सिस्टम थे जो रशिया से हमने इंपोर्ट किए, जी और उससे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफी कारगर हुआ, और जो हमारा एयर स्पेस मैनेजमेंट था उसमें भारत का वर्चस्व दिखाई देने लगा। क्योंकि आप ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम में क्या होता है, जो CNR सिस्टम होता है, जो रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, उसमें समय बिल्कुल सेकंड्स में मिलता है। और आजकल इस तरह का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड और इतना कारगर होना चाहिए कि जैसे ही हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है उनके जो रडार्स हैं उनको इसको पिकअप कर लेना चाहिए और गन्स उसके साथ एकदम लॉक हो जानी चाहिए। भारत ने इस पे कोई ज्यादा 90s के बाद तवज्जो नहीं दी और ना ही उस सिस्टम को अपग्रेड किया गया। USSR जो हमारा वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज थी या ईस्टर्न ब्लॉक था, जो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक, वहां से हम ज्यादा इक्विपमेंट खरीदते थे, खासकर एयर डिफेंस सिस्टम। और वहां उनके बाद हमारी जो उनसे डिपेंडेंसी थी वो 85 से लेके आज 36% पे रुक गई है। अभी हाल ही में हमने S-400 जो डिफेंस सिस्टम लिया है, वो रशिया से लिया है। हालांकि अमेरिका इस पे काफी क्षुब्ध है, लेकिन ये जो 220 गन्स जो इंडिजीनियस प्रोड्यूस की जाएंगी, इससे जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो हमारी काफी मजबूत होंगी। करीब 12 जो एयर डिफेंस रेजिमेंट्स हैं उनको इक्विप किया जाएगा। जी तो भारत को अब चाहिए कि अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट और इंडिजीनियस होना चाहिए। हालांकि हम सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपनरी के, लेकिन इंपोर्ट में जो हमारा पैसा जाया होता है या जो एक्सचेकर है वो चला जाता है, उसको बचाने के लिए हमें ये एक अच्छा कदम है और एक अच्छी पहल है। क्योंकि देखिए जिस तरह से एवियोनिक्स बदली हो रही है उसी हिसाब से एयर डिफेंस जो सिस्टम है, बिकॉज पहले हम ECM की बात करते थे, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स की बात करने लगे, और अब तो खैर ये जो मेजर्स है वो काफी एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर हवाई जहाज सरगोधा या मियावाली या मीठी कहीं से भी अगर टेक ऑफ करता है तो एकदम भारत के जो रडार्स हैं वो एकदम उसको कैच करते हैं, और बिल्कुल रिएक्शन टाइम न तो पायलट के पास ज्यादा होता है न डिफेंडर के पास होता है। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार द्वारा कि हम इंडिजीनियसली इन वेपन सिस्टम्स को बना रहे हैं और इनको हम अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें इसको इंडक्ट करेंगे। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यहाँ यही सवाल है कि अब तक क्यों नहीं? क्या इसमें देखिए एक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई? और जो लाल देखिए फीताशाही है, लाल फीताशाही एक बड़ी वजह बनी। अब तक जो कि ग्रुप कैप्टन साहब ने भी कहा कि हम कहते रहते थे, कहकर थक जाते थे कि साहब हमें ये दीजिए, हमें ये चाहिए, और सुनने वाला कोई नहीं। तो ये नौकरशाहों की जो एक वो लाल फीताशाही वाली आदत थी, एक बड़ी बाधा कहीं ना कहीं बनी। और आज हम देख रहे हैं कि साहब वही वैज्ञानिक हमारे पास हैं, उनको हमने मौका दिया, उनकी क्षमता पर हमने भरोसा किया। तो देखिए साहब, स्वदेशी जो 90 से नहीं हमने खरीदी ही नहीं, वो खरीदने की जरूरत छोड़िए, हम अपना ले रहे हैं, अपना बना रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सारे जो बिंदु थे वो ऑलमोस्ट कवर कर दिए। क्योंकि देखिए जो इच्छा शक्ति है, जो पॉलिटिकल विल है, हम अक्सर रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। और देखिए जो वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल है, वो L-70s भी आप देखिए स्वीडन से खरीदी गई, और सुपर फ्लैटमस जो रडार वगैरह है उनके, वो अब बिल्कुल आउटडेटेड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है।
लेकिन हमारे यहाँ जो इक्विपमेंट प्रोफाइल का जो एक्सप्लॉयटेशन स्टेज होता है, हम उससे भी आगे जाके उस वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मशीन मशीन है और कभी भी दगा दे सकती है। तो चाहिए कि इसका निरंतर अपग्रेडेशन और निरंतर इसका जो डी इंडक्शन है वो होता रहना चाहिए। क्योंकि जब तक, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे यहाँ जहनी लोगों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ साइंसदान की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो लाल फीताशाही है, इसको बिल्कुल हमें इसका जो चक्रव्यूह है वो तोड़ना पड़ेगा। आपको वो वाकया याद होगा, एक बार जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, मैं उन दिनों उधर ही था, लद्दाख में पोस्टेड था। जी। तो वो एक बार सियाचिन दौरे पे गए और उन्होंने देखा कि जवान साहब कुछ अपना पीछे पीठ पे सामान ढो रहे हैं, राशन या एमिनेशन। तो उन्होंने पूछा कि वो स्नो स्कूटर्स कहाँ हैं जो मैंने सैंक्शन किए थे पिछली साल। तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने कहा कि साहब यहाँ तो कुछ नहीं आया। और वो दिल्ली गए और उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को यह आदेश दिए कि साहब जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको कल बिठाया जाए और इनको सबको सियाचिन भेजा जाए। क्योंकि जो चीज सैंक्शन हो गई है वो अगर यहीं फाइलों में या ऑर्डिनेंस डिपोज में ही अटकी पड़ी रहेगी तो वो कब तक जवानों के पास पहुंचेगी। तो इस तरह की जो वाकया होते हैं, इसमें मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बड़े हाईएस्ट रिगार्ड्स में रखता हूं, क्योंकि वो एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने जवानों की जरूरतों को समझा और जो भी कीमत थी, जिस कीमत पे भी सामान उपलब्ध था, उन्होंने उसको मुहैया कराया गया। तो ये जो पॉलिटिकल विल है ये हमें बदलनी पड़ेगी, हमें डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बिना वो कहते हैं ना कि पैसा नहीं है पास और मेला लगे उदास, तो ये वाली बात है कि जब तक आप डिफेंस, और बिकॉज देखिए वॉर इज ए वेरी कॉस्टली हॉबी, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम बाद में खरीद लेंगे, या हम 90s के वेपन सिस्टम से हम 2025 में कोई लड़ाई जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, शानदार ये एग्जाम्पल अपने आप में कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस बतौर रक्षा मंत्री जब उन्होंने देखा तो किस तरह से आप देखिए, नौकरशाह अपनी चाल से चलेंगे लेकिन चलाने वाला भी चाहिए। तो चलाने वाला नौकरशाहों को अगर चाहे तो दौड़ा सकता है। आज वही नौकरशाह दौड़ रहे हैं, सिस्टम दौड़ रहा है। और जो सीडीएस की बात है, सीडीएस की एक बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि इस तरह के डील में तेजी लाने के लिए हुई है कि फाइलें आप इधर से उधर होती थी, वो सीडीएस के आने के बाद अब एकीकृत हुई है। अब इस एंटी एयरक्राफ्ट गन पर एक बार फिर से मैं आऊं, ग्रुप कैप्टन साहब, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने हाल ही में देखा कि यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन अटैक किए। रूस के पास तो एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो हम उनसे ले रहे हैं, फिर भी इस तरह का ड्रोन अटैक हो जाना, क्या लूप होल्स भी हैं? देखिए सुमित जी, होता क्या है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये काफ़ी छोटे ड्रोन्स हैं। हालांकि ये अभी आज के दिनों में जो अमेरिकन एंटी ड्रोन सिस्टम्स गए हुए हैं, वो खास करके ऐसे ड्रोन जो हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन नहीं हैं जो कि हम लोग आम आदमी शहर में यहाँ पे उड़ाते हैं। ये किलर ड्रोन्स हैं। इसके अंदर में ये प्रॉपर एयरक्राफ्ट जैसी होती है, बहुत छोटी साइज की। जी। इसके अंदर में एक्सप्लोसिव भरी होती है। इसके अंदर में नेविगेशन और टारगेट एक्विजिशन सिस्टम होता है, जो कि या तो चिप कंट्रोल होता है या इसको एक्टिवली गाइड करते हैं। कई ड्रोन तो सैटेलाइट से कंट्रोल होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये मॉडरेट साइज के क्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट उसको कह नहीं सकते हैं, जो कि जाके टारगेट पे गिरते हैं। इसको किलर ड्रोन बोलते हैं या कामिकाजी एक दूसरा वर्ड है जो इसके लिए यूज होता है। तो ये ऐसे ड्रोन हैं जो मोस्टली कुछ ऐसे स्टेट्स बनाते हैं जिनको इसमें आज के दिन में महारत है। खास करके ईरान का जो सिस्टम है वो आपको पता है। आजकल के दिन में तो यूक्रेन भी बनाने लगा है, रशिया भी बनाने लगा है। तो बहुत सारे कंट्री आज के दिन में ये ड्रोन बनाने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव मीन्स हैं कि कम से कम खर्चे में, कम से कम लागत में, और वो पिन पॉइंट जो इसकी जो अटैक होती है, टारगेट एक्विजिशन और टारगेट डिस्ट्रक्शन, ये बहुत बड़ी खूबी होती है। अक्सर ये रडार में नहीं आते हैं। अक्सर अगर ये बहुत लो फ्लाइंग अगर ड्रोन हुआ तो एयरक्राफ्ट को वो धोखा देते हैं। तो ऐसे जो एयरक्राफ्ट को धोखा देते हैं उसके थ्रू आप अपने मिसाइल्स को लॉक नहीं कर सकते हैं, ड्रोन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ड्रोन जाके अपने टारगेट पे या आसपास में कहीं गिर जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो किसी भी एडवांस सिस्टम जो है उसमें इसकी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आप देखिए, अगर हमारे पास में एक समय था जबकि हमारे पास में बहुत सारे बड़े बड़े
मिसाइल्स होते थे एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम में। तो और खास करके वो रशिया का जो था, जी। तो ये बहुत बड़े-बड़े होते थे और अक्सर वो अपने जो टारगेट थे, उसको चूक जाते थे। तो एफिकेसी कम होती थी। आज के दिनों में छोटे-छोटे मिसाइल्स हैं और इसमें जो 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 जी। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसमें डाल दी गई है, हाँ। एकदम बिल्कुल सटीक जाके उसी जगह पे वो गिरते हैं या उसी जगह फटते हैं जहाँ उसको फटना चाहिए। हम्म। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी ये आप कह रहे हैं कि लूप होल्स भी हैं। जी हाँ। आप पूरी तरह से डिफेंस नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि यही यही चुनौतियां होती हैं किसी भी मशीन के साथ, कि आप सिचुएशन के हिसाब से उसे अपग्रेड करते रहें। अगर उसमें कुछ लूप होल्स हैं तो उसे दूर करते रहें, लेकिन ये ज़रूरी एक निरंतर प्रक्रिया है। ये नहीं कि आप एक बनाया आपने और एक तैनात कर दिया और उसे छोड़ दिया, क्योंकि सामने युद्ध के नए नए तरीके भी बदल रहे हैं और नए नए हथियार भी आ रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल